कहते हैं कि प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। लेकिन क्या होता है जब इंसान विकास के नाम पर प्रकृति से किए अपने वादों को ही धोखा दे दे? आज की हमारी बातचीत कुछ ऐसे ही गहरे सवालों के इर्द गिर्द है। हमारे पास द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। ये छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के जंगलों में बसे घाट बर्रा गांव की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो विकास और न्याय के बीच की महीन रेखा पर हमें सोचने को मजबूर करती है। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर ज़रूरी है, लेकिन ये हम सबके लिए भी उतना ही मायने रखता है। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 9 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का एक फैसला आता है जो न सिर्फ एक केस को ख़त्म करता है बल्कि न्याय की उम्मीदों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पिछले महीने की ही बात है ना? जी, पिछले महीने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया। छोटा फैसला नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। बिल्कुल। घाटपरा गांव हसदेव के घने जंगलों के बीच में है। इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहते हैं। और इन्हीं जंगलों के नीचे कोयले का विशाल भंडार है। जी, जिसके लिए परसा ईस्ट और कांटा बासन नाम की 2 बड़ी खदानें चल रही हैं। इस फैसले ने वहां के आदिवासी समुदायों को, जो सदियों से इन जंगलों को अपना घर मानते आए हैं, पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज साफ करते हैं। ये कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स या सीएफआर आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ जंगल से लकड़ी या फल लेने का अधिकार है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला कानून है, वन अधिकार अधिनियम 2006 या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एफआरए। हाँ, इसके तहत सीएफआर का मतलब सिर्फ जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि उस जंगल को बचाना, उसे मैनेज करना और उसके भविष्य से जुड़े किसी भी फैसले में उस गांव की सहमति को सबसे ऊपर रखने का अधिकार है। मतलब एक तरह से ये गांव को उस जंगल का सामूहिक मालिक और संरक्षक बनाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं है, ये उनकी पहचान का सवाल है। और अब अदालत ने उसी पहचान को मान्यता देने वाले अधिकार को रद्द कर दिया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि ये मामला 9 साल तक अदालत में था। जी हाँ, 9 साल। और इन 9 सालों में क्या हुआ? जब गांव वाले न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उनकी आंखों के सामने उनके जंगल पर खनन का काम तेजी से चलता रहा। लाखों पेड़ काट दिए गए। आप सोचिए उस समुदाय की बेबसी को, जो अपने घर को उजड़ते हुए देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि अदालत उन्हें बचाएगी। और 9 साल बाद जब फैसला आया तो उसने क्या किया? उसने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अदालत ने अधिकारों को बहाल करने के बजाय ये कह दिया कि इन अधिकारों को मान्यता देना ही एक गलती थी। गलती थी? जी। और तो और अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि अगर किसी को कोई हर्जाना चाहिए तो वो पैसे के रूप में दिया जा सकता है। ये बात तो वन अधिकार अधिनियम की आत्मा पर ही चोट करती है। बिल्कुल, क्योंकि इस कानून का मकसद ही यही था कि प्रकृति को और उससे जुड़े इंसानी रिश्तों को सिर्फ पैसे और मुनाफे के तराजू पर ना तौला जाए। ये तो वाकई एक बड़ा झटका है। लेकिन ये मामला इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन अचानक सरकार ने अधिकार रद्द कर दिया और मामला कोर्ट पहुंच गया। इसकी पूरी एक कहानी होगी। बिल्कुल, इसकी एक लंबी और उलझी हुई कहानी है। इसमें कई उतार चढ़ाव हैं। ये सब शुरू हुआ 2011 में। अच्छा। जब खनन के लिए जंगल की जमीन देने का प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय की एक एक्सपर्ट कमेटी, जिसे वन सलाहकार समिति या FAC कहते हैं, के पास गया, तो उसने इसे साफ साफ नामंजूर कर दिया था। नामंजूर कर दिया था? तो फिर खदान शुरू कैसे हुई? FAC ने वजह क्या बताई थी? FAC ने 2 बड़ी वजह दी थी। पहली के हसदेव का जंगल इतना घना, समृद्ध और जैव विविधता से भरपूर है कि उसे खनन के लिए खोलना एक बहुत बड़ी पारिस्थितिकी भूल होगी। और दूसरी, जो इस केस के लिए सबसे अहम है, समिति ने कहा कि इस इलाके में वन अधिकार कानून के तहत लोगों के अधिकार अभी तक तय ही नहीं किए गए हैं। मतलब गांव वालों को तो इस कानून के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। जी, और ये समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। यानी देश की सर्वोच्च विशेषज्ञ समिति ने शुरू में ही खतरे की घंटी बजा दी थी, फिर भी गाड़ी आगे बढ़ गई। हाँ, यहीं पर राजनीति और विकास की अनिवार्यता का तर्क सामने आता है। उस समय के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने FAC की सलाह को दरकिनार करते हुए ये तर्क दिया कि देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए ये प्रोजेक्ट जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकासात्मक अनिवार्यता है, पारिस्थितिक विचारों से बढ़कर है। और इसी तर्क के आधार पर
2012 में खदान के लिए वन मंजूरी दे दी गई। लेकिन वन अधिकार कानून का क्या हुआ? क्या किसी की सहमति नहीं लेनी थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। 2009 में कानून में ये साफ कर दिया गया था कि जंगल की जमीन को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए देने से पहले वहां की ग्राम सभाओं से पूर्व सूचित सहमति लेना एक कानूनी शर्त है। लेकिन यहाँ उस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया गया, कह सकते हैं। अच्छा, तो सरकार ने मंजूरी दे दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, पर्यावरण से जुड़े मामलों की देश की सबसे बड़ी अदालत, जी, एनजीटी ने इस वन मंजूरी को रद्द कर दिया। एनजीटी ने माना कि मंजूरी देने में नियमों का पालन नहीं हुआ। अरे वाह, तो एनजीटी ने इसे रोक दिया था, फिर तो मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। ऐसा ही लगता है ना? लेकिन खदान चलाने वाली कंपनी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले पर रोक लगाते हुए खनन को फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी। इस बीच एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। वो क्या? 2013 में जब ये सब कानूनी खींचतान चल रही थी, प्रशासन ने घाटबरा गांव की ग्राम सभा के सामुदायिक वन अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी। मतलब उन्हें सीएफआर टाइटल दे दिया गया? जी, उन्हें इसका टाइटल यानी अधिकार पत्र भी दे दिया। ये तो अच्छी बात हुई, गांव वालों को उनका हक मिल गया। हाँ, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। क्यों? जैसे ही गांव वालों ने अपने नए मिले अधिकारों के इस्तेमाल खनन का विरोध करने के लिए करना शुरू किया, प्रशासन को ये बात चुभने लगी। और फिर? और 2016 में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति ने एक तरफा फैसला लेते हुए गांव वालों के अधिकार पत्र को ही रद्द कर दिया। क्या? जी, और इसी फैसले के खिलाफ गांव वाले उच्च न्यायालय गए थे, जिसका फैसला अब 9 साल बाद आया है। कमाल है। मतलब पहले अधिकार दिए और जब लोगों ने उन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहा तो अधिकारी छीन लिए। ये तो एक तरह का धोखा हुआ। इसे कानूनी भाषा में आप जो भी कहें, पर जमीनी हकीकत यही थी। और इसी धोखे के एहसास के साथ वो 9 साल तक अदालत के दरवाजे पर इंसाफ की उम्मीद करते रहे। तो इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद सरकार की मंजूरी, एनजीटी का रोक, फिर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी और अधिकारों का मिलना और फिर छिन जाना, ये मामला 9 साल तक हाईकोर्ट में फंसा रहा। जब फैसला आया तो उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। अदालत का मुख्य तर्क क्या था इस फैसले के पीछे? देखिए, अदालत ने अपने फैसले में मुख्य रूप से 3 बातें कही और तीनों ही कानूनी रूप से काफी चौंकाने वाली हैं। पहला और सबसे बड़ा तर्क ये था कि घाटबर्रा के सामुदायिक वन अधिकार शुरू से ही अमान्य थे, यानी वॉइड एब इनिशियो। शुरू से ही अमान्य क्यों? क्योंकि जिस जमीन पर अधिकार दिए गए वो तो पहले ही खनन के लिए दी जा चुकी थी। एक मिनट, ये तो मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई। कानून कहता है कि जमीन देने से पहले अधिकार तय करो, और अदालत कह रही है कि क्योंकि जमीन दे दी गई इसलिए अधिकारी नहीं बनते। उनकी धारा 4(7) को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। वो धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि वन अधिकार सभी भारों से मुक्त, फ्री ऑफ ऑल एनकम्ब्रेंसेस माने जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी समुदाय के जंगल पर पहले से कोई खनन पट्टा या कोई और सरकारी योजना एक भार है, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो अधिकारों को मान्यता देने से पहले उस भार को हटाए। जी, न कि उस भार का हवाला देकर अधिकारों को ही खत्म कर दे। अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह से उल्टा कर दिया। ये तो बहुत बड़ी कानूनी चूक लगती है। अच्छा, अदालत का दूसरा तर्क क्या था? अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं यानी गांव वालों ने ये साबित नहीं किया कि खदान को दी गई वन मंजूरी ने एफआरए कानून का उल्लंघन किया है। क्या मतलब? अदालत ने सबूत का सारा बोझ गांव वालों पे ही डाल दिया? जी, बर्डन ऑफ प्रूफ याचिकाकर्ताओं पर डाल दिया गया। मतलब अदालत कह रही है कि गांव वाले साबित करें कि कानून तोड़ा गया। ये तो उल्टी बात हो गई। ये साबित करना तो सरकार और प्रशासन का काम होना चाहिए कि उन्होंने कानून का पालन किया है। ठीक यही बात है। एफआरए के नियम साफ साफ कहते हैं कि ये जिला स्तरीय समिति की जिम्मेदारी है कि वो पक्का करे कि सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी गई है, और अगर नहीं दी गई हैं तो उसके कारण दर्ज करें। यहाँ तो पूरी जिम्मेदारी ही पलट दी गई। जी, और ये मानना कोई मुश्किल नहीं है कि जो भी सहमति के कागज दिखाए गए होंगे वो शायद सही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पड़ोस के ही परसा कोयला ब्लॉक में ग्राम सभा की सहमति जाली पाई गई थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। हाँ, ये बात तो सामने आई थी। अच्छा, और अदालत का तीसरा तर्क? तीसरा तर्क था लोकस स्टैंडी को लेकर। लोकस स्टैंडी मतलब केस करने का हक? जी, अदालत ने याचिकाकर्ताओं के मुकदमा दायर करने के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया। एक मिनट, अदालत का कहना था कि इन गांव वालों को केस करने का अधिकार ही नहीं है, पर क्यों?
अगर उनके जंगल छीने जा रहे हैं तो वो नहीं तो और कौन केस करेगा? ये तो बहुत ही कमजोर तर्क लगता है। ये वाकई एक कमजोर तर्क है। सामुदायिक वन अधिकार किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, ये पूरे गांव के, पूरे समुदाय के होते हैं। इसलिए गांव का कोई भी सदस्य इस मामले में पीड़ित पक्ष है और उसे अदालत आने का पूरा हक है। तो इन तीनों तर्कों को मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि अदालत ने मामले की तह में जाने के बजाय तकनीकी आधार पर इसे खारिज करने का रास्ता चुना। तो इस पूरे घटनाक्रम का, इस फैसले का बड़ा मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक गांव की हार है या इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं? इसके मायने बहुत गहरे हैं और बहुत चिंताजनक भी हैं। आपको याद होगा 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया था, नियमगिरी फैसला। हाँ, ओडिशा के नियमगिरी पहाड़ों वाला मामला, वेदांता कंपनी की खदान का। जी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जंगल पर कोई भी फैसला लेने का अंतिम अधिकार वहां की ग्राम सभा का होगा। उस फैसले ने आदिवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को एक नई मजबूती दी थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन हसदेव में जो हुआ है वो उस नियमगिरी सिद्धांत के ठीक उल्टा जाता है। ये उस संवैधानिक वादे को कमजोर करता है। यह फैसला न्याय करने की कोशिश से ज्यादा प्रशासन के एक गलत काम पर कानूनी मुहर लगाने जैसा लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ कानून का इस्तेमाल न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि एक अन्याय को कानूनी जामा पहनाने के लिए किया गया। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। यह केस दिखाता है कि कैसे कानूनी भाषा और कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल न्याय के खिलाफ भी हो सकता है। ये हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी संस्थाएं, यहाँ तक कि अदालतें भी कभी-कभी प्रक्रिया का पालन करने के नाम पर लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से ही वंचित कर सकती हैं। अंत में हुआ ये कि विकास का बुलडोजर प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून की किताबें हाथ में लेकर चला और न्याय रास्ते में कुचला गया। तो आज की इस गहरी और थोड़ी परेशान करने वाली बातचीत का सार यही है कि हसदेव का मामला सिर्फ एक गांव या एक खदान की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि वन अधिकार अधिनियम जैसा बेहतरीन और प्रगतिशील कानून कागज पर होना एक बात है और उसे उसकी सच्ची भावना के साथ जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। और जब तक इस कानून को सिर्फ एक औपचारिकता की तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा, न कि न्याय के एक साधन के रूप में, तब तक हसदेव की खदानों से निकले कोयले के गड्ढों की तरह न्याय भी खोखला ही नजर आएगा। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। विकास की इस दौड़ में न्याय की असली परिभाषा क्या है? खासकर तब जब वही संस्थाएं जिनका काम हमारे अधिकारों की रक्षा करना है, खुद कानूनी प्रक्रियाओं के जाल में उलझकर लोगों को उनके घरों से, उनके जंगलों से बेदखल करने का एक जरिया बन जाएं। इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही जरूरी विषयों पर और विश्लेषण के लिए हमारे इस प्रयास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय या सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार मिलेंगे एक और नए विषय के साथ और करेंगे एक और गहरी पड़ताल।